नमस्ते साथियों, कक्षा 12 है, विषय हिंदी साहित्य के लिए आज हम छंद प्रकरण पर बात करेंगे। मोटी मोटी चीजें हैं वो समझ लेते हैं पहले कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 में जो परीक्षा आयोजित कर रहा है उस परीक्षा में 2 अंक के प्रश्न छंद प्रकरण से किए जाएंगे और कुल मिलाकर 8 छंद हमारे इस कोर्स में शामिल हैं, जिनमें से 4 छंद तो हैं मात्रिक और 4 हैं वर्णिक। अब ये दो अंक हैं, ये 2 अंक के रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे। अब रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में क्या होगा? रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में ये हो सकता है कि या तो जो मात्रिक छंद हैं किसी एक छंद का नाम देकर ये पूछ लिया जा सकता है कि इसमें मात्राएं कितनी होती हैं, या ये पूछ लिया जा सकता है कि इसमें ये मात्राएं कौन से छंद में हो सकती हैं। ठीक है, मात्रा देकर छंद का नाम पूछा जा सकता है या छंद का नाम देकर मात्राओं की गणना पूछी जा सकती है। नंबर 1 बात, वर्णिक छंदों में यह पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से गण आए हैं, एक गण किसे कहते हैं, गण के प्रकार कितने हैं, या गण में मात्राएं कौन कौन सी हैं। और मात्रिक छंदों में 2 छंद ऐसे भी हैं जो विषम मात्रिक छंद हैं। उन विषम मात्रिक छंदों में कौन कौन से 2 छंद आपस में मिले हुए हैं, इस बारे में प्रश्न किए जा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो आचार्य पिंगल इसके प्रवर्तक माने जाते हैं और उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम है छंदः सूत्र। छंद को वेद पुरुष के पैर अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। अब आती है छंद की परिभाषा। छंद की परिभाषा कुल मिलाकर आपके समक्ष इस प्रकार से है कि साहित्य की ऐसी रचना जिसमें यति, गति, मात्रा, गण, पाद या चरण तथा दल इत्यादि के नियम लागू होते हैं उसे छंद कहते हैं, उसे छंद कहते हैं। मतलब साहित्य की ऐसी रचना जिसमें यति के नियम लागू होते हैं, गति का मतलब उतार चढ़ाव, मात्राओं की गणना, मात्रा कहते हैं किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को, तो मात्राओं की गणना, और गण उसमें पाद या चरण और दल इत्यादि के जो नियम लागू होते हैं उसे ही छंद कहते हैं। अब आते हैं आगे, पूरे छंद आपको इसी एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। अब आता है छंदों का वर्गीकरण। तो छंदों का वर्गीकरण यदि किया जाए तो मात्राओं या वर्णों की गणना के आधार पर छंद 2 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद। मतलब जिन छंदों की पहचान मात्राओं के आधार पर होती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं और जिनकी वर्णों के आधार पर होती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। लक्षणों के आधार पर देखा जाए तो छंदों का विभाजन 3 आधारों पर 3 प्रकार से किया जाता है। 3 छंद माने जाते हैं। एक तो है समछंद, जिस छंद के सभी चरणों में समान लक्षण पाए जाते हैं वे समछंद होते हैं। ध्यान दें कि जिस छंद के सभी चरणों में समान लक्षण पाए जाते हैं वे समछंद कहलाते हैं। जिस छंद के आधे चरणों में समान लक्षण पाए जाते हैं वे अर्ध समछंद कहलाते हैं। और विषम छंद वे कहलाते हैं जिनके न तो सभी चरणों में समान लक्षण होते हैं न आधे आधे चरणों में समान लक्षण होते हैं, बल्कि अलग अलग चरणों में अलग अलग प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें विषम छंद कहा जाता है। समछंद ये हैं, गीतिका है, आपके कोर्स की बात कर रहे हैं, गीतिका है, हरि गीतिका है, द्रुत विलंबित है, वंशस्थ है, कवित है और सवैया। ये कुल मिलाकर 6 छंद ऐसे हैं जो कि समछंद माने जाते हैं। उसके बाद में 2 आपके कोर्स में नहीं है लेकिन ये भी समछंद हैं। दोहा और सोरठा ये दोनों अर्ध समछंद हैं और छप्पे और कुंडलियां ये आपके कोर्स में हैं, दोनों ही विषम छंद हैं। अब ये पूछ लिया जाता है कई बार कि छप्पे छंद कौन कौन से 2 छंदों से मिलकर बना है या कुंडलिया छंद कौन से 2 छंदों से मिलकर बना है। आगे चलते हैं। यह आता है मात्रा निर्धारण के नियम कि मात्राओं की गणना हम करते हैं तो मात्राएं किस प्रकार से मात्राओं की गणित किस प्रकार से बैठाई जाती है। सबसे पहले आती है मात्रा की परिभाषा कि किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहते हैं। किसी भी स्वर, ध्यान देवें, स्वर व्यंजन नहीं है, सिर्फ स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को ही क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। और छंद प्रकरण में मात्राएं 2 प्रकार की मानी जाती हैं। कितने प्रकार की? 2। एक तो है ह्रस्व
मात्रा, जिसे लघु मात्रा भी कहते हैं। इसका सिंबल या इसका निशान एक की तरह से लगाया जाता है, मतलब खड़ी पाई के रूप में, और इसकी संख्या होती है 1। दूसरी मात्रा है दीर्घ, इसे गुरु मात्रा भी कहते हैं। इसका जो सिंबल या प्रतीक है वह एक एस की तरह से वक्र रेखा के रूप में लगाया जाता है, और इसकी संख्या मानी जाती है 2। ये 2 आपके समक्ष यहां पर दोनों लिखे हुए हैं। लघु स्वर ये 4 होते हैं, ए, ई, उ और री। मतलब इन स्वरों की मात्रा जिस भी व्यंजन पर लगी है, या ये संयुक्त स्वतंत्र रूप से ये स्वर आ रहे हैं, तो वहां पर आपको 1 गणना करनी है। ये लघु स्वर माने जाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। गुरु स्वर ये होते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इनकी संख्या 7 मानी जाती है। इनकी ये जो स्वर हैं ये 7 स्वर है। इन पर लगने वाली जो मात्राएं हैं वो 2 मानी जाती हैं, और इनका प्रतीक सिंबल वक्र रेखा के रूप में लगाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नियम क्या है कि मात्रा सदैव स्वर वर्णों पर ही लगती है, व्यंजन वर्णों पर नहीं लगती। पहला नियम है स्वर वर्ण पर ही हमें मात्रा लगानी है। दूसरा है कि लघु या ह्रस्व स्वरों के साथ लघु मात्रा लगती है, जबकि गुरु या दीर्घ स्वरों के साथ गुरु मात्रा लगती है। गुरु मात्रा, इसको एक लघु मात्रा कहते हैं, इसको गुरु मात्रा कहते हैं। अब तीसरा नियम है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि किसी लघु स्वर के तुरंत बाद कोई हलंत वर्ण, मतलब आधा वर्ण, या कोई विसर्ग या संयुक्त वर्ण आ रहा है, संयुक्त वर्ण होते हैं क्षय, त्रय, जे और श्रय। यदि ये 4 आ रहे हैं तो वहां लघु स्वर होने के बावजूद भी गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ये एक शब्द है अंतर, यहां ए पर असल में क्या होना चाहिए था, लघु मात्रा, लेकिन ठीक बात क्या आ रहा है, हलंत आ रहा है। हलंत का मतलब आप इस अंतर को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें आप अनुस्वार और जोड़ लें। यदि अनुस्वार आ रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस आधे ने का इस पर एक बल लगता है जिसे बलाघात कहते हैं, और यहां पर मात्रा गुरु हो जाएंगी, यहां पर लघु और यहां पर लघु। जैसे दूसरा शब्द हम लिखते हैं अमर। अमर शब्द में लघु 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 3 मात्राएं लगती हैं, जबकि इसमें क्या हो गया, 4 मात्राएं। आपको एक और बता दें, अनुनासिक जो होता है, अनुनासिक कहते हैं हमारी भाषा में, स्थानीय भाषा में हम इसको चंद्र बिंदु के रूप में अभिहित करते हैं। इस चंद्र बिंदु का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मात्रा निर्धारण में। चलिए आगे। अब अगला जो पॉइंट है वह आता है गण। तो गण किसे कहते हैं, तो गण कहते हैं बच्चों कि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। मतलब 3 वर्ण आ गए, जैसे हमने लिखा था अमर, तो इस अमर में एक गण है। गण कौन सा है वो बाद में देखते हैं। और गण कितने प्रकार के माने जाते हैं, 8 प्रकार के माने जाते हैं। गण कितने होते हैं, 8 गण होते हैं। ये याद रखना, बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि गणों की संख्या कितनी होती है। गण निर्धारण करने के लिए यह एक सूत्र है जिसका जो पूरा का पूरा आपके समक्ष लिखा हुआ है। इसका नाम है ये माता राजभान सलगा। और इससे गण किस प्रकार से निकालने हैं, पहले अक्षर से जैसे हम 3 ले लेते हैं, यहां तक कि 3 क्या नाम हो गया, इस पहले अक्षर को लेकर और आगे गण लिख देते हैं। तो मतलब ये गण में क्या होगा, ये गण में यहां से आप देखेंगे तो इस सूत्र के मुताबिक यहां पर ये माता 3 वर्ण आ रहे हैं। ये 3 वर्ण ले लिए, इन पर आप मात्राएं स्थापित कर दीजिए। तो इसका मतलब ये गण में कितनी मात्राएं होती हैं, 5। उसके बाद में मान लीजिए हम यहां से चलते हैं तो राजभा से क्या हो रहा है, रे से शुरू हो रहा है, और इसके आगे लिख दीजिए रे से आगे गण। तो मतलब रगण में क्या होता है, रगण में शब्द आ रहे हैं इस सूत्र के मुताबिक राजभा। एक शब्द बन रहा है कौन सा, राजभा। राजभा में मात्राएं गुरु लघु गुरु, मतलब इसमें भी कुल मिलाकर 5 मात्राएं आ रही हैं। आप अमर शब्द पर देखेंगे तो अमर शब्द में देखें ए में रे, तो ने से ले, मतलब नहा से ने से ले, मतलब ने गे ने। नगण में क्या हो रहा है, ने से ले, मतलब लघु लघु लघु, तीनों लघु मात्राएं आ रही हैं। यहाँ पर भी लघु 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 तीनों मात्राएं आ रही हैं। तो इस प्रकार से ये गण से ये माता, इसमें 5 मात्राएं। मगण से मातारा मातारा
तीनों वर्ण ले लिए तो शब्द बन गया मात्रा, और इसमें 3 3 2 2 2 मतलब गुरु 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 कुल मिलाकर 6 मात्राएं हो जाती हैं। इस प्रकार से आप सारे देख सकते हैं। यहाँ तगण से ताराज बना, रगण से राजभा बना, जगण से जभान बना, भगण से भाने से बना, नगण से नय शय लय बना, और सगण से शय लय गा बना। तो इस प्रकार से इनमें इस प्रकार से मात्राएं फिट बैठती हैं। इनके एक एक नाम और भी लिए जाते हैं। इसको आदि लघु कहा जाता है क्योंकि इसके शुरू में क्या हो गया, लघु वर्ण आ गया। इसको सर्व गुरु कहा जाता है, इसको अंत लघु कहा जाता है, इसको मध्य लघु कहा जाता है, इसको मध्य गुरु कहा जाता है क्योंकि बीच में ये मात्राएं आ रही हैं। यहाँ पर आदि गुरु होता है, ये सर्व लघु होता है, और ये अंत गुरु होता है। इस प्रकार से इनके एक एक नाम और भी दिए जाते हैं। अब आते हैं हमारे कोर्स में शामिल 8 छंदों पर। इस छंद में इसके लक्षण हैं 4-5, वो लक्षण आप याद कर लेंगे, आपका काम फिट बैठ जाएगा। पहला छंद क्या है, गीतिका छंद। अब ये इसके एक के लक्षण है, तो यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि गीतिका छंद, खालिस्तान दे देंगे, होता है। तो गीतिका छंद की पहचान क्या है कि यह सम मात्रिक छंद होता है, मतलब सम है और मात्रिक है, मतलब मात्राओं की गणना की जाती है और इसके प्रत्येक चरण में समान लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए सम भी हो गया। दूसरा है, इसकी प्रत्येक पंक्ति में 26-26 मात्राएं होती हैं। एक पंक्ति में 26, दूसरी में 26, तीसरी में 26, चौथी में 26। इस प्रकार से यति मतलब विराम, ये सदैव 14-12 मात्राओं पर होता है। मतलब कोई भी लाइन हमने ये जो 26 मात्राओं वाली लिखी है, इसमें यहाँ पर यति होगी, विराम लगेगा। इसके पहले वाले हिस्से में 14 मात्राएं, दूसरे वाले हिस्से में 12 मात्राएं, कुल मिलाकर दोनों का योग हो जाएगा 26। तो यति, अब ये पूछा जा सकता है कि गीतिका छंद में यति होती है 14-12 मात्राओं पर। प्रत्येक मतलब गीतिका छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में लघु गुरु वर्ण का आना अनिवार्य है या जरूरी है। मतलब इसमें आप गुरु गुरु नहीं कर सकते, लघु और गुरु इस प्रकार से 100% हमें देना ही देना है। तुक पहले की दूसरे चरण के साथ और तीसरे की चौथे चरण के साथ मिलती है। किसमें, गीतिका छंद में। आप इसको एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा गीतिका छंद का उदाहरण लिखा है कि हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि पहले की दूसरे के साथ और तीसरे की चौथे के साथ तुक मिल रही है। दूसरी बात ये देख लीजिए कि यहाँ पर लघु गुरु आ रहा है, ये भी लघु गुरु है, ये भी लघु गुरु है, और ये भी लघु गुरु है। आप इन पर मात्राएं स्थापित करके देख सकते हैं। गुरु लघु गुरु, यहाँ पर गुरु नए के ऊपर अनुस्वार आ गया तो गुरु लघु गुरु गुरु, यहाँ पर गुरु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा, लघु लघु गुरु और गुरु। अब मात्राओं की गणना करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर यति लग गई। आगे देखते हैं 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर मात्राएं थी 14 है, यहाँ पर हो गई 12 है। कुल मिलाकर गणना करें तो हो जाती हैं 26। एक लास्ट वाली पंक्ति पर लगा के देख लेते हैं। तो रे, देखिए बे तो पहले आधा आ गया, इसलिए बे का कोई प्रभाव नहीं है। रे में एक की मात्रा है, लेकिन आगे हलंत वाला वर्ण आ गया, इसलिए गुरु मात्रा। यहाँ पर लघु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर गुरु। अब धे में एक की मात्रा है, लेकिन आगे रे आधा आ गया, इसलिए यहाँ पर गुरु होगी, ये लघु होगी। रे में भी एक की मात्रा है, लेकिन क्षय आ गया, चूंकि हमने नियम पढ़े थे, इसलिए यहाँ गुरु, यहाँ लघु, यहाँ लघु, फिर गुरु लघु, फिर यहाँ पर वह आधा पहले है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मात्रा, फिर एक मात्रा, फिर 2 मात्राएं, फिर 2 मात्राएं, और इस प्रकार से। तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 मात्राएं यहाँ हो गई। यति आ गई। दूसरे पद पर उस पर चलते हैं भाग पर। तो दूसरे भाग में क्या है, 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर 12 मात्राएं हो गई। कुल मिलाकर गणना की जाती है तो टोटल बैठता है इनका 26। तो इस प्रकार से गीति का छंद आपका पूरा हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं।
हैरी गीति का छंद। हैरी गीति का छंद में क्या होता है, यह भी एक सम मात्रिक छंद है। तो हैरी गीति का एक सम खालिस्तान दे दिया, मात्रिक छंद है। या हैरी गीति का यहाँ पर सम को खालिस्तान दे देंगे और मात्रिक छंद है, तो आपको यहाँ पर सम लिखना है। दूसरा इसका नियम है या दूसरे इसके लक्षण है कि इसकी प्रत्येक पंक्ति में 28-28 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 28-28। यति या विराम हमेशा 16-12 मात्राओं पर होता है। वही बात जिसमें उसमें तो गीतिका में 14-12 थे, यहाँ पर 16 + 12 बराबर 28-28 मात्राएं हो जाएंगी। इसकी प्रत्येक पंक्ति के अंत में लघु गुरु वर्णों का आना अनिवार्य होता है। बाकी सारे के सारे नियम वही हैं, इन दो को आप छोड़ दें तो, क्योंकि यहाँ पर दो हैरी शब्द जुड़ गया, उसकी 2 मात्राएं आप इसमें जोड़ देंगे, यहाँ पर भी वही मात्राएं जुड़ जाएंगी। इसकी प्रत्येक पंक्ति के अंत में लघु गुरु वर्णों का आना आवश्यक होता है और तुक मतलब समान स्वर सदैव चरण के अंत में मिलती है। तुक कहाँ मिलती है? चरण के अंत में। ये उदाहरण है आपके सामने कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर कर तल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। अगला एक उदाहरण है कि कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से मानो पूर्ण हो गए पंकज नए। तो इस प्रकार से आप इन पर मात्राएं स्थापित करके देखेंगे तो आपको इसमें मात्राएं 28 मिलेंगी और 16-12 पर यति मिलेगी। प्रत्येक चरण में यही हुआ है। अगला है छप्पय छंद। अगला कौन सा है? छप्पय छंद। तो छप्पय छंद एक विषम मात्रिक छंद है। ध्यान दें, पहले गीतिका और हैरी गीतिका हमने पढ़े थे, दोनों ही छंद किस प्रकार के थे? सम मात्रिक छंद थे। ये दोनों ये किस प्रकार का छंद है? विषम मात्रिक है, मतलब मात्रिक है लेकिन सभी चरणों में समान लक्षण नहीं है। इसमें कुल 6 पंक्तियां होती हैं। छप्पय शब्द में ही छुपा हुआ है 6। और छप्पय छंद में कौन कौन से 2 छंद मिले हुए हैं उसके लिए ये सूत्र सामने लिखा हुआ है कि छप छप रोम। ये एक याद रखने का एक छोटा सा अनावश्यक सा फॉर्मूला है। रो से 2 अर्थ निकलते हैं, रो से रोला निकलता है, ऊ से उलाला निकलता है। रोला में 4 पंक्तियां होती हैं, उलाला में 2 पंक्तियां होती हैं। तो 4 और 2 मिलाकर कितनी पंक्तियां हो गई? 6 है। अब तीसरा नियम देखते हैं कि इसकी प्रथम 4 पंक्तियां रोला छंद की होती हैं जिनमें 24-24 मात्राएं होती हैं तथा यति हमेशा 11-13 पर होती है। इसमें यति कितने पर होती है? 11-13 पर। छप्पय छंद की रोला पंक्तियों में या प्रथम 4 पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? 24-24। यति इन 4 पंक्तियों में 11-13 पर, यह पूछा जा सकता है। अगली 2 पंक्तियां उलाला छंद की होती हैं। कौन से छंद की? उलाला की, जिसमें 28-28 मात्राएं होती हैं। रोला में कितनी मात्राएं थी? 24-24। इसमें मात्राएं कितनी है? 28-28। और यति हमेशा 15-13 मात्राओं पर होती है। ये 13-13 तो समान है। जो 4 मात्राएं ये वाली बढ़ी हैं, ये इस 15 में 11 में जुड़ेंगी तो 11 हो गई 15 और आगे 13 मात्राओं पर यति होती है। ये 4 नियम है, छोटे से लक्षण है चारों, और इनको आप याद रख सकते हैं। तो छप्पय छंद का एक उदाहरण आपके समक्ष यहां पर लिखा हुआ है। क्या है उदाहरण? कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह है, फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है कर। ये तो हो गए रोला छंद की। ये 4 पंक्तियां कौन से छंद की हो गई? रोला छंद की। आगे की 2 पंक्ति, इनमें मात्राएं कितनी कितनी है? 24-24 मात्राएं। यति कितने पर है? 11-13 पर यति है। आगे चलते हैं। ये दोनों पंक्तियां जो हैं वे उलाला छंद की हैं। कौन से छंद की हैं? उलाला की। इनमें मात्राएं आप प्रत्येक पंक्ति में 28-28 मात्राएं मिलेंगी और यति हमेशा 15-13 पर मिलेगी। आगे लिखा है, करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही शैगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इस पर मात्राएं स्थापित करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि मात्राएं आपसे यही पूछा जा सकता है कि रोला छंद के छप्पय छंद के रोला या 4 पहली पंक्तियों में मात्राएं कितनी होंगी, या इसमें मात्राओं का क्या होता है। तो प्रथम 4 पंक्तियों में 24-24 मात्राएं, 11-13 पर यति, अंतिम 2 में 28-28 मात्राएं, 15-13 पर यति होती है। आगे चलते हैं कुंडलिया छंद। आगे चलते हैं कुंडलियां छंद। कुंडलियां का यहाँ पर एक वो फॉर्मूला दिया हुआ है कि कुंडली मारनो 2 रो काम। इस 2 से और रो से 2 अलग अलग चीजें निकल कर आती हैं। 2 से दोहा बना और रो से रोला बना। दोनों ही पंक्तियों, दोनों ही छंदों में कुल मिलाकर 24-24 मात्राएं ही होती हैं।
तो आप ये कहेंगे कि कुंडलियां छंद की प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती हैं, लेकिन यति में थोड़ा सा दिक्कत होती है। दोहा छंद की जो पंक्तियां हैं उनमें 13-11 पर यति होती है, रोड़ा छंद की 4 पंक्तियों में 11-13 पर यति होती है। तो यह एक विषम मात्रिक छंद है। तो कुंडलियां मात्रिक छंद तो है लेकिन विषम है। इसमें कुल 6 पंक्तियां होती हैं। प्रथम 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती हैं। ये आपने यहां लिख ही रखा है क्योंकि दोहरों से, इसीलिए ये क्रम भी दोहरों लिखा है ताकि पहले दोहा फिर रोड़ा। प्रथम 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती हैं जिनमें 24-24 मात्राएं होती हैं और यति हमेशा 13-11 मात्राओं पर होती है। अंतिम 4 पंक्तियां रोला छंद की होती हैं। अंतिम 4 पंक्तियां किसकी होती हैं? रोला छंद की, जिनमें भी 24-24 मात्राएं होती हैं और यति हमेशा 11-13 मात्राओं पर होती है। अब इसके 2 नियम और हैं, वो देख ले कि जिस शब्द या शब्द समूह से इसका प्रारंभ होता है वही इसके अंत में भी होते हैं। मतलब यहां से इसकी शुरुआत हुई, ये छठी लाइन आ गई, तो ये जो था उसी से इसकी बात आगे बनती है। ये जो बात थी यहां, यही शब्द समूह है, इसके अंत में भी मिलेगा। और दोहा छंद का अंतिम चरण रोड़ा छंद का प्रथम चरण भी होता है। इस नियम को एक बार याद रखें, हम बताते हैं कैसे, कि दोहा छंद का जो अंतिम चरण होता है वही रोड़ा छंद का प्रथम चरण भी होता है। क्या लिखा है कुंडलियां छंद के उदाहरण में, देखते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हंसाए। अब ये दोहा छंद का अंतिम चरण था और ये क्या बन जाता है? रोड़ा छंद का प्रथम चरण बन जाता है, क्योंकि इसमें मात्राएं कितनी थी? इसमें 13 है, इसमें 11 है। तो ये जो 11 मात्राएं थी वो यहां जाती हैं। रोड़ा छंद में हमेशा क्या होता है? 11-13 पर यति होती है। दोहा छंद में हमेशा 13-11 पर यति होती है। मात्राएं तो 24-24 ही हैं, लेकिन जो यति है वो बदल जाती है। तो जग में होत हंसाए, यही लाइन आगे आ गई। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन न भावे, कह गिरधर कविराय, दुख कछु टारे न टरे, खटकत है जिय माही, कियो जो बिना विचारे। तो ये जो बिना विचारे शब्द था वो शब्द समूह यहां भी आ गया। ये जो दोहा छंद का अंतिम चरण था वो रोड़ा छंद का प्रथम चरण बन गया। इसलिए ये एक नियम, एक ये नियम, इसलिए ये कुंडली मारने के समान हो गया। इसीलिए इस छंद का नाम भी क्या रखा गया है? कुंडलिया छंद। तो ये 4 छंद कौन कौन से? गीतिका, हैरी गीतिका, उसके बाद में छप्पे और उसके बाद में कुंडलियां। ये 4 छंद तो मात्रिक छंद थे। ये 2 सम मात्रिक थे, ये 2 विषम मात्रिक हैं। ये 4 छंद आपके पूरे हो गए। अब देखते हैं हम वर्णिक छंद। वर्णिक छंदों में पहला छंद है आपका द्रुत विलंबित छंद। कौन सा है? द्रुत विलंबित छंद। हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी आप कर देवें। इसकी पहली पहचान क्या है? पहला लक्षण क्या है? कि यह वर्णिक समछंद होता है। वर्णिक भी है और सम भी है। इसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। यहां मात्राएं नहीं, वर्ण होते हैं। यह जगती जाति का छंद माना जाता है और यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। तुक प्रायः है सम चरणों के अंत में मिलती है। मतलब दूसरे चरण की तुक जो है वह चौथे चरण से मिलेगी। और गणों का क्रम इसमें इस प्रकार से होता है। नभो भरो, मतलब नगण, भगण, भगण और रगण। और मात्राएं कितनी होती हैं वो देख लेते हैं। गण तो कितने हो गए? 12 मात्राएं देखो। न शैल्य, नगण से बनता न शैल्य, तो लघु लघु लघु। भगण से बनता भा न से, भा ने से, फिर भा ने से। रगण से बनता रा जय भा, तो रा जय भा। तो 3 3 3 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें मात्राएं यदि आप देखेंगे तो 16 मात्राएं होती हैं, लेकिन मात्राओं की गणना बाद की बात है। पहले गणों को देखा जाएगा तो ये 4 गण होते हैं और 12 वर्ण होते हैं। आगे चलते हैं, द्रुत विलंबित का एक उदाहरण देख लेते हैं। द्रुत विलंबित का उदाहरण इस प्रकार से है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। आप इस पर मात्राएं स्थापित करके देखते हैं। लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु। तो ये एक गण हो गया, ये यहां से यहां तक दूसरा गण हो गया, ये तीसरा गण हो गया और ये चौथा गण हो गया। आपने अभी अभी मात्राएं स्थापित करी थी। मात्राएं आप देख लेते हैं। देखिएगा मात्राएं आपने किस प्रकार से लगा रखी हैं। 3 लघु लगा रखी हैं, तीनों लघु आ गई।
एक गुरु और दो लघु है तो एक गुरु और दो लघु आ गई, फिर एक गुरु और दो लघु, फिर एक गुरु है और दो लघु है, फिर गुरु लघु गुरु है, फिर गुरु लघु गुरु है। इन चारों ही पंक्तियों में इसी प्रकार की मात्राएं आपको इस छंद में प्राप्त होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला छंद है हमारे सामने वंशस्थ छंद। वंशस्थ है। अब देखिएगा इसके नियम, इसके जो गण हैं उन गणों को याद रखने का फॉर्मूला क्या है। देखिए वंश किसे कहते हैं? वंश कहते हैं खानदान को। खानदान का मतलब आप जाति से भी ले सकते हैं, और जाति चूंकि भारतीय समाज में पहले भी थी, आज भी है और आगे भी जारी रहेगी, तो इसके लिए आप ये एक छोटा सा एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि जाति जारी है। क्या है? जाति जारी है। अब यहाँ इस जाति जारी में ही इस वंशस्थ छंद के जो गण हैं वो छुपे हुए हैं। मतलब जगण, तगण, जगण और रगण। क्या है? जगण, तगण, जगण, रगण। जगण में है जबान, मतलब लघु गुरु लघु। तगण में होगा ताराज, ता रा जय। फिर जगण में लघु गुरु लघु और रगण में रा जय भा, तो रा जय और भा। इस प्रकार की मात्राएं आपको इस छंद में देखने को मिलेंगी। देखते हैं, यह वर्णिक समछंद होता है। यह भी समछंद है लेकिन वर्णिक है, मात्रिक नहीं है। प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। 12-12 वर्ण तो द्रुत विलंबित में भी थे, लेकिन यहां पर वो जो गण हैं वो कुछ अलग क्रम में मिलेंगे। वर्णों या गणों का क्रम इस प्रकार से होता है: जगण, तगण, जगण, रगण। सूत्र है इसका जाति जारी है, और यति चरण के अंत में प्राप्त होती है। एक वंशस्थ छंद का एक उदाहरण देख लेते हैं। वंशस्थ छंद का एक उदाहरण है: दिनांत था थे दीननाथ डूबते, से धेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, दिगंत में थी गोरज में गोरज थी समुथिता, विषाण नना बजते सवेणु थे। मात्राएं स्थापित करें: लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु लघु गुरु। वो हो गया जगण, तगण, जगण और रगण। जाति जारी है। इस प्रकार से इस पर मात्राएं स्थापित की जा सकती हैं। अगला छंद है कवित छंद। यह भी एक वर्णिक और समछंद है। कवित किस प्रकार का छंद है? वर्णिक छंद है और समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31 से लेकर 33 तक वर्ण होते हैं, और कवित छंद में सिर्फ वर्ण गिने जाते हैं। इसमें मात्रा और गणों के नियम लागू नहीं होते, सिर्फ वर्ण आएंगे। या तो 31 हो सकते हैं, या 32 हो सकते हैं, या 33 हो सकते हैं। 31 से लेकर 33 तक वर्ण होते हैं, और वर्णों की संख्या के आधार पर इसके 3 भेद किए जाते हैं। तो कवित छंद के कितने भेद माने जाते हैं? 3 भेद माने जाते हैं। तीनों भेद आपके समक्ष इस प्रकार से हैं। पहला छंद है घनाक्षरी, इसका दूसरा नाम है मनहरण कवित। इसमें 31 वर्ण आते हैं। यति हमेशा 16-15 पर होती है, या इसके भी टुकड़े कर दे तो 16 के आधे हो गए 2, 8-8, इसके फिर तीसरा 8 और अगला 7, तो 8-8-8 7 पर। दूसरा होता है रूप घनाक्षरी, इसमें 32 वर्ण होते हैं। इसमें 16-16 पर यति होती है, और यदि इनके भी आधे आधे भाग कर दिए जाएं तो 8-8-8-8 वर्णों पर यति होती है। और तीसरा होता है देव घनाक्षरी, इसमें 33 वर्ण होते हैं। इसमें 33 के आधे आधे कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा बचेगा वो अगले पार्ट में चला जाएगा। 16-13 वर्ण होते हैं, और इन 16-17 वर्ण होते हैं। इन 16-17 के भी टुकड़े कर दिए जाएं तो इसके 2 8 हो जाएंगे, और इसका 8 9 हो जाएगा। इतने वर्णों पर इसमें क्या होता है? यति प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। ये अंतिम आपका है, इसमें सवैया छंद बना जाता है। सवैया जो छंद है वह भी वर्णिक छंद है, और वर्णिक में भी सम छंद है। मतलब जिस भी छंद की अपन बात करेंगे, सवैया के कुछ भेद होते हैं। कितने भेद हैं वो देखते हैं। उन भेदों में लक्षण सभी में समान मिलेंगे। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। 22 भी हो सकते हैं, 23 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, और 26 भी। कुल मिलाकर 5 प्रकार की मात्राएं हमें इसमें 5 प्रकार के वर्ण हमें इसमें प्राप्त होते हैं। और वर्णों की संख्या के आधार पर इसके 11 भेद किए जाते हैं। कितने भेद किए जाते हैं? कुल मिलाकर 11 भेद किए जाते हैं। 11 भेद किस प्रकार से हैं?
और 11 भेदों के नाम इस प्रकार से। तो आपको सवैया छंद में क्या याद रखना है कि यह एक वर्णिक छंद है, समछंद है। इसमें 22 से लेकर 26 तक मात्राएं होती हैं और इसके 11 भेद किए जाते हैं। पहला भेद है मदिरा, इसमें 22 वर्ण होते हैं, 7 भगण और 1 गुरु होता है। मदिरा, मालती, सुमुखी, चकोर, दुर्मिल, किरीट और 7 अरविंद, सुंदरी, लवंग, लता, कुंदल। इस प्रकार से इसमें ये जो नाम है वो माने जाते हैं। पहला है मदिरा छंद सवैया, दूसरा मालती सवैया, तीसरा सुमुखी सवैया, चौथा चकोर सवैया, पांचवा दुर्मिल सवैया, छठा किरीट सवैया, सात सवैया और 8वां है अरविंद सवैया। उसके बाद में 9वां है सुंदरी सवैया, 10वां है लवंग लता सवैया और 11वां है कुंदल सवैया। इसे सुख सवैया के नाम से भी जानते हैं। सुख सवैया में जैसे 26 वर्ण है तो 8 तो सगण आते हैं, ठीक है, और 2 अंत में लघु वर्ण आते हैं और यही इस छंद की पहचान होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।